नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी 2026 का प्रीलिम्स पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 प्रश्न पूरी 200 यूनिट से शामिल किए गए हैं, जो कि नए सिलेबस के अनुसार है। पेपर का पैटर्न पूरा आयोग के पैटर्न पर हूबहू आधारित है। बने रहिए वीडियो में अंत तक और अपना स्कोर भी कमेंट में शेयर करिएगा कि 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, क्योंकि इस बार से एक नया रूल जो लागू हुआ है नेगेटिव मार्किंग का, जिसमें 3RW का रहता है। एक सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, तो एक गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इस तरह से परीक्षा प्रोग्राम जारी किया है प्री का आयोग ने। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों साथियों को भी शेयर करके बता दीजिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने शासन किया? कृष्णचंद्र, कर्णदेव, कंदर्प नारायण या वीर नारायण। इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती ने कब मुगल काल में शासन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर नारायण। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य प्रशासन में संग्रहण कितने ग्रामों का समूह था? मौर्य काल से प्रश्न है और पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण कितने ग्रामों का समूह था? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये 400 ग्राम। यहाँ पर ग्राम किलो वाला ग्राम नहीं है, यहाँ पर गांवों की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की, वो वाला ग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट भी करते जाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। 100 गांवों का समूह होता था संग्रहण मौर्य प्रशासन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य शैलियों को, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य शैलियों को उनके संबंधित राजवंश के साथ सुमेलित करना है आपको। मंदिर स्थापत्य शैली और राजवंश दिया है, एक तरफ शैली है, एक तरफ राजवंश है, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर करना है कि कौन सा ABCD में से आपका सही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न 5 से 7 प्रश्न, कभी कभी 7-8 प्रश्न होते हैं पेपर में 100 में से, जिसमें आपको सुमेलित करना रहता है। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप किस तरह से देखेंगे? 1 का 4 ए में देखिए, 1 का 4 मतलब कर्नाट शैली का संबंध किससे था? मान्यखेत के राष्ट्रकूट। दूसरा है कुंतल का 2 से, मतलब ये सामने ही है, कुंतल शैली बादामी के चालुक्य। तीसरे का तेलंग शैली का क्या है? एक है तेलंग शैली, कहाँ पर? काकतीय राजवंश से संबंधित। और रेनिनगुट्टा जो आपका बचा, रेना नाडु शैली का अगर आप देखें तो ये कहाँ हो जाएगा? तेलुगु क्षेत्र के चोल राजवंश से संबंधित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद से, जो कि आपका यूनिट 1 है। ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा, ऋत का संरक्षक किस देवता को कहा गया है? इंद्र, विष्णु, वरुण और रुद्र। इन चारों में से आपको बताना है कि ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है ऋग्वेद में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। और ऋतस्य गोपा का अर्थ क्या होता है? ऋत का संरक्षक। 5वां प्रश्न देखते हैं, कठोप उपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? स्त्री, पुरुष, अर्धनारीश्वर, परमेश्वर। क्या कहा गया है कठोप उपनिषद में आत्मा को? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पुरुष। कठोप उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? अक्टूबर 1920 ताशकंद, दिसंबर 1925 कानपुर, नवंबर 1925 बंगाल, सितंबर 1925 सिंगापुर। कहाँ पर हुई कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और कब हुई, पूछा गया आपसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइएगा साथ में और जोड़ते रहिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1925 कानपुर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 7वां प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विलियम बोल्स, जेम्स अगस्टस हिक्की, गंगा किशोर भट्टाचार्य, पीटर रीड। किसने शुरू किया था भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर होगा जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। कब किया था, अगर किसी को पता है तो कमेंट करते चलिएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ था? पूना पैक्ट की बात की जा रही है, कब हुआ था यह? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। 20 सितंबर 1932, 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 या 26 सितंबर 1932। कब हुआ था गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 सितंबर 1932। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में नाना देशी नामक व्यवस्था किससे संबंधित है? व्यापारिक श्रेणियों से, व्यापारिक कर से, व्यापारिक मार्ग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। नाना देशी और मणिग्रामम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में। ये किससे संबंधित व्यवस्थाएं थी, आपको बताना है। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सही होगा। व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित थी नाना देशी नामक व्यवस्थाएं दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, चंद बासों का संबंध किस संप्रदाय से है? किसका? चंद बासों या चंदन बासों कहते हैं इन्हें, का संबंध आपसे इनसे पूछा गया है कि किससे संबंधित थे, किस संप्रदाय से? वैष्णव, शाक्त, शैव और लिंगायत। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। बताना है आपको चंद बासों का किस संप्रदाय से संबंध था। क्या होगा इसका सही उत्तर? लिंगायत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चंद बासों का संबंध लिंगायत संप्रदाय से था। 11वां प्रश्न देखते हैं, महाकपि जातक का अंकन सांची स्तूप के किस तोरण पर किया गया है? यहाँ पर तोरण द्वार होना चाहिए, पर आप जानते हैं स्तूपों के बारे में, तोरण द्वार क्या होते हैं, जो चारों दिशाओं में द्वार बनाए जाते हैं स्तूप के। तो बताना है आपको कि महाकपि जातक का अंकन सांची स्तूप जो कि रायसेन में स्थित है, किस तोरण द्वार पर है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। कौन सा तोरण द्वार जहाँ पर आपको महाकपि जातक का अंकन मिलेगा सांची स्तूप में? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी तोरण द्वार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की थी? ओरछा, महू, देवघर या बुराड़। बताना आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां मध्य प्रदेश के किस स्थान से संचालित की थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? ओरछा। ओरछा जो निवाड़ी में है, बेतवा नदी के किनारे, वहाँ से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की थी अज्ञातवास के दौरान।
और किस नाम से इन्होंने अज्ञातवास जब कर रहे थे तब उनका नाम इन्होंने क्या रखा था, किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? हथनोरा, अमरकंटक, भीमबेटका या दमदमा? कहाँ से मिला है होमो इरेक्टस का कंकाल? 4 पूरा स्थल है आपकी स्क्रीन पर और बताना है आपको साथियों। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा हथनोरा, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न देखते हैं। परमार राजा भोज के शासनकाल के अंत में किन 2 राजवंशों के संघ ने राजधानी धारानगरी पर मिलकर आक्रमण किया था? कलचुरी चंदेल, चालुक्य तोमर, चंदेल चौहान या चालुक्य एवं चेदी? परमार राजा भोज जो कि परमार वंश के महानतम शासक थे, उनके अंतिम समय में उनके शासनकाल का जो अंतिम दौर था उसमें 2 राजवंशों ने उनकी राजधानी धारानगरी पर मिलकर आक्रमण किया था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उन 2 राजवंशों के नाम क्या था। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि कौन थे वो 2 राजवंश जिन्होंने परमार राजा भोज के शासनकाल के अंत में धारा नगरी मतलब वर्तमान धार क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चालुक्य और चेदी राजवंशों ने आक्रमण किया था। 15वां प्रश्न देखते हैं। बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया था? 1526, 1527, 1528 या 1529? कब आक्रमण किया था बाबर ने, जो कि मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है? चंदेरी पर आक्रमण कब किया था? और एक प्रश्न ये भी बार बार पूछा जाता है कि बाबर ने जब चंदेरी पर आक्रमण किया था तो चंदेरी का शासक कौन था? ये भी अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सहपाठियों को, आपके साथियों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट या तो मिल जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें नहीं पता है, और जिन्हें पता है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्ट कमेंट करते चलिएगा। बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1528 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें। ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके लिए। इस तरह के प्रश्न आयोग पूछता है। विदेशी आक्रमण जैसे कि नादिर शाह का आक्रमण पूछ चुका है वो, मोहम्मद गजनवी वगैरह के जो आक्रमण हुए थे, किसने प्रतिरोध किया, किसने रोका, जैसे चंदेल शासक विद्याधर ने किसे रोका था, कमेंट करके बताइएगा। किसका प्रबल प्रतिरोध किया था विद्याधर ने, जो कि चंदेल वंश का महानतम शासक माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है गुज्जर प्रतिहार शासक का नाम जिसने सिंध को अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था, वो भी ग्वालियर अभिलेख की चर्चा की गई है। उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर के बारे में क्या सच है? यह गंगा के तट पर स्थित है, यह एक नवनिर्मित संरचना है, यह 10वीं शताब्दी का मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है, यह भगवान शिव को समर्पित है। एक तो आपका यह प्रश्न बन जाता है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में भी मिलेगा आपको, और 2 जगह मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर मिलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कहाँ मिलता है? मुरैना में, और एक कहाँ मिलता है? कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ 64 योगिनी मंदिर है। जिसको भी याद है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में किन स्थलों पर है? और यहाँ से प्रश्न व्यापम की एग्ज़ाम हो, MPPSC की एग्ज़ाम हो या मध्य प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ये प्रश्न बनते रहते हैं। बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। इसका आंसर आपको बताते हैं हम। इसका आंसर होगा 10वीं शताब्दी का मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? सुरेती, हिंगोला,
संजा या मुरेला क्या कहलाता है, बताना है आपको। बुंदेलखंड का पारंपरिक चित्र, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुरेती कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान, नववर्ष, फसल का त्यौहार या विवाह। किस अवसर पर मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति यूनिट 2 से प्रश्न है, जो कि आपका यूनिट 2 है। उसमें मध्य प्रदेश के राजवंश, कला एवं संस्कृति काफ़ी कुछ दिया हुआ है मध्य प्रदेश के बारे में, वहीं से प्रश्न है यह। क्या होगा इसका आंसर, मुख्य रूप से अहिराई नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। क्या होगा सही उत्तर इसका, इसका सही उत्तर होगा भोपाल। कहाँ पर स्थित है, भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत सुमेलित है। और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम हॉल में भी आप, क्योंकि लास्ट में नहीं होता है, सही नहीं होता है, असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इस तरह की जो शब्दावली होती है प्रश्न के अंत में, वह काफ़ी समस्या उत्पन्न करती है आंसर करने के समय, इसलिए उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, कौन सा गलत सुमेलित है। काली मिट्टी दक्कन का पठार, लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर जिले, दलदली मिट्टी खंबात की खाड़ी। इन चारों में से कौन सा गलत सुमेलित है, क्या होगा इसका आंसर, कौन सा गलत सुमेलित है इनमें से। इसका सही आंसर होगा दलदली मिट्टी खंबात की खाड़ी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में हरित क्रांति के घटक थे, कृषि मशीनीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, भूमि जोतों का समेकन, जैविक खेती। और अभी रुकिए, अभी आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। चार ऑप्शन आ चुके हैं नीचे, नीचे दिए गए कोड से आपको उत्तर का चुनाव करना है। ए में दिया है 1 2 4, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 1 3 4, चौथा ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। जैविक खेती हरित क्रांति का घटक नहीं थी, बाकी तीनों थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आया आपके सामने 23 नंबर प्रश्न। 16 वन, 16 वन काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। 16 वन भारत के कौन से इलाके में पाए जाते हैं, माउंट आबू के पास अरावली पहाड़ियों पर, शिवालिक हिमालय पर, उत्तर पूर्वी हिमालय पर, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है 16 वन कहाँ पर पाए जाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कहाँ मिलते हैं 16 वन। इसका सही उत्तर क्या होगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर 16 वन पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस पर एमपी लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। देखिए फिर एक बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। निम्नलिखित में से भारत का के कौन सा से प्रदेश अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आता है। अच्छा प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग,
महाराष्ट्र के पूर्वी भाग। अब इस 4 पॉइंट में से आपको 4 ऑप्शन देखना है नीचे, कौन सा सही होगा इसका उत्तर। 1 और 2, 3 4, 1 4 या 2 4। कौन से प्रदेश है भारत के जो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को और शांतिपूर्वक आंसर करना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। 1 मतलब अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एनसीईआरटी बुक जाकर देख सकते हैं 12वीं क्लास की, उसमें प्राकृतिक आपदाएं दी हुई है, वहाँ पर आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है सूखा, बाढ़, चक्रवात सभी चीज़ों को। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप जाकर बिल्कुल पढ़ना है आपको उसे, ताकि आपके प्राकृतिक आपदाओं वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी बुक से ज़्यादातर। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात बनते हैं, कहाँ बनते हैं, मतलब किस माह में बनते हैं? माह नीचे दिए गए हैं। जनवरी और फरवरी में, जून और जुलाई में, अप्रैल और मई में, अक्टूबर और नवंबर में। कौन से महीने हैं जिनमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर बनते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर माह में। यह ऐसी अवधि है जब बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात बनते हैं। इस साल 2025 में कौन कौन से चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए और अरब सागर में आए? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके डालिएगा कौन कौन से चक्रवात, क्योंकि एक चक्रवात ज़रूर पूछा जाता है कि कहाँ आया था, कब आया था, किसको नुकसान पहुँचाया, इस तरह से प्रश्न आएगा एक। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के जाइएगा चक्रवातों के नाम जितने भी आपको याद हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं, प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर खाली स्थान है। ग्रामीण से शहरों की ओर, शहरों से शहरों की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, शहरों से ग्रामीण की ओर। कौन सा प्रवास है जिसे रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके, बताना है आपको। काफ़ी आसान प्रश्न है। क्या होगा इसका सही आंसर? शहरों से जो ग्रामीण की ओर जाते हैं, प्रवास करते हैं, उसे रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि आजीविका, अच्छा जीवन स्तर और शिक्षा, काम धंधे के लिए क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और अन्य व्यक्ति शहरों की ओर प्रवास करते हैं। लेकिन जब शहरों से गांव की ओर वापस प्रवास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है, स्क्रीन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी में दी गई राज्यों का सही मिलान करना है आपको। कॉलम ए पर्वतमाला, कॉलम बी राज्य। देखिए, अरावली पर्वतमाला के सामने हिमाचल, उत्तराखंड, विंध्य की केरल कर्नाटक, पश्चिमी घाट की राजस्थान और हिमालय के सामने मध्य प्रदेश दिया है। आपको सुमेलित करना है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको नीचे, मिक्स करना है आपको, सॉरी सुमेल करना है। स्क्रीन क्लियर कर दी मैंने आपके लिए, पढ़ लीजिए और सुमेलित करने का प्रयास कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब A3, मतलब कि अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में है। B4 विंध्य आपको पता ही होगी, मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट की बात करें तो यह केरल कर्नाटक में, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय पर्वतमाला। ये इस तरह से इसका सही सुमेल बनेगा। आगे देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल नीनो पे प्रश्न आ चुका है आपके लिए, एल नीनो पर आधारित। एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको मैंने बताया था शब्दावली को ध्यान रखना है। सही पूछा है, सही नहीं पूछा है, गलत है, असुमेलित है, असत्य है, सत्य नहीं है, इस तरह की शब्दावली प्रश्नों को उलझा देती है। देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से आपके लिए। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। यह भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है।
काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए प्रश्न को और उसके बाद आंसर करिए। क्या आता है आंसर आपका, देखिए अच्छे से पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। काफ़ी समय मिला है आपको, और अगर समय कम है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद पढ़कर आंसर कर सकते हैं। हम बताते हैं इसका आंसर। क्या आंसर होगा? यह प्रशांत महासागर से संबंधित है, अल नीनो। और ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके लिए? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। क्या? अल नीनो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नदियों पर आधारित प्रश्न है। भारत की नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा की समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में है। गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, एक बार आप फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न को, उसके बाद आंसर करना है आपको। कौन सा कथन गलत है? शब्दावली ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अंत में जो लिखी होती है, कौन सा कथन गलत पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, यह गलत है, क्योंकि गोदावरी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताइएगा जरा, कहाँ से निकलती है गोदावरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान पर इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी शब्दावली आपको ध्यान देना है, नहीं आ चुका है प्रश्न में। ऑप्शन ए में दिया है नेवेली तमिलनाडु, तालचेर असम, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, बताइए अच्छे से पढ़कर आंसर इसका। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर तालचेर असम हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तालचेर कहाँ पर आता है? कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि नेवेली तो तमिलनाडु में है, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन तालचेर असम में नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न आ चुका है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट। उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट। छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, मंडला, उमरिया, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि 4 ज़िले हैं और उसको सही क्रम में जमाना है आपको, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा दे देते हैं आपको। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। क्या हो आया आपका आंसर? अगर फिर भी समय ज़्यादा लेना चाहते हैं आप, तो वीडियो पॉज करने का मैंने आपको बताया था, आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके पढ़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं आप। तो बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट। आपको आरोही क्रम बताना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना पर आधारित। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन से थे? जबलपुर, सीधी, उज्जैन, भोपाल, सिंगरौली, बैतूल, इंदौर, झाबुआ, भोपाल, ग्वालियर, बड़वानी, सागर। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है आपके लिए, पढ़िए आराम से और जवाब दीजिए। क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर, झाबुआ और भोपाल इसका सही उत्तर होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न है। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, भांडेर पहाड़ियाँ, असीरगढ़ पहाड़ियाँ। स्क्रीन क्लियर कर दिया आपके लिए, प्रश्न देख लीजिए अच्छे से और आंसर करिए।
क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांडेर पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। भांडेर और कैमूर आती है, विंध्याचल से संबंधित है। और बीजागढ़, अखरानी और असीरगढ़ ये तीनों किससे संबंधित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न फिर नदियों से, मध्य प्रदेश की नदियां। क्या प्रश्न है? तापी नदी का उद्गम से होता है अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। कहाँ से उद्गम होता है ताप्ती नदी का? पर्वतमाला आपसे पूछी गई है, तो क्या आंसर होगा इसका सही? कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, और जिला पूछा जाए तो बैतूल, और स्थान और पूछा जाए उसका और डिप में जाए तो मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के। ठीक है, आगे देखें 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समूह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले शामिल है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, मंडला, बालाघाट, सीधी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना। स्क्रीन क्लियर कर दी है, पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से और आंसर कीजिए। काफ़ी समय मिलता है आपको, 2 घंटे काफ़ी होते हैं 100 प्रश्न हल करने के लिए, जीएस के लिए। क्या होगा सही उत्तर इसका? मंडला, बालाघाट, सीधी। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंडला, बालाघाट, सीधी। ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। 36वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा होता है? भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, देवास क्षेत्र, ग्वालियर, मुरैना, दतिया क्षेत्र, जबलपुर, सीधी, मंडला क्षेत्र। स्क्रीन क्लियर कर दी है, फिर अच्छे से पढ़ लीजिए प्रश्न को और जवाब करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में भी डालते रहिएगा अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी है। क्या आएगा इसका सही उत्तर? ग्वालियर, मुरैना, दतिया क्षेत्र, ऑप्शन सी। यह कैसा क्षेत्र है? सबसे गर्म गर्मियों में और सबसे ठंडा सर्दियों में रहने वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। 37वां प्रश्न देखें। भारत में कौन सी नदी मार्बल रॉक्स नामक संकीर्ण घाटी से होकर बहती है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, पढ़ लीजिए अच्छे से प्रश्न को एक बार फिर से। छोटा प्रश्न है, 1 लाइनर फैक्ट वाला प्रश्न है। कौन सी नदी भारत की मार्बल रॉक्स नामक संकीर्ण घाटी से बहती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबलपुर, भेड़ाघाट, संगमरमर, धुआंधार जलप्रपात याद आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, सोन, नर्मदा या केन। कहाँ, कौन सी नदी पर रानी अवंतीबाई परियोजना बनाई गई है? किस नदी से संबंधित है रानी अवंतीबाई परियोजना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में आपको किसको टिक करना रहेगा? ऑप्शन किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं 4 ऑप्शनों में। पहला देखते हैं, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या होगा इसका सही उत्तर?
ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है, जबकि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला कथन मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है गोमनपुर पहाड़ी? खंडवा, खरगोन, धार या देवास? कहाँ पर आएगी गोमनपुर पहाड़ी? कहाँ देखने को मिलेगी आपको गोमनपुर पहाड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, धार में मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 152, 153, 154, 155। स्क्रीन क्लियर कर दी है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से प्रश्न को और फिर आंसर कीजिए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? 153 नंबर। 42वां प्रश्न देखते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद, संबंधित राज्य विधानमंडल? ये भी अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है और थोड़ा सोचने का समय ले लीजिए और आंसर करिए फिर क्या आंसर आता है आप लोगों का। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संसद। अगला प्रश्न देखें, 43 नंबर पे देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 66? कहाँ पर महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान मिलेंगे आपको भारतीय संविधान में? किस अनुच्छेद में मिलेंगे? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 76। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? निर्वाचक बनाने के लिए, कार्यों के निपटान के लिए, देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने की व्यवहार्यता देखना, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। काफ़ी अटपटा और लंबा चौड़ा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर करिएगा। फिर भी अगर समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना। इनका उद्देश्य था धर आयोग और जेवीपी समिति का। जेवीपी का फुल फॉर्म बता सकते हैं, 3 व्यक्तियों के नाम हैं। वे व्यक्ति कौन कौन थे उनके नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइएगा कमेंट में। देखते हैं तब तक 45वां प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसके सदस्यों की संख्या 389 थी, 389, जो बाद में घटकर 210 रह गई। सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। विकल्प देखते हैं, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, एक और दो दोनों असत्य है। स्क्रीन क्लियर कर दी है, पढ़ लीजिए प्रश्न को और फिर आंसर करिएगा। 2 ऑप्शन है, संविधान सभा से प्रश्न बनते हैं एमपीपीएससी परीक्षा में और ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या होगा इसका सही उत्तर? केवल 2 सही है।
ठीक है, कौन सा केवल दो सही है, 2 नंबर पर कौन सा ऑप्शन है? सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत का वित्त आयोग, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी। प्रश्न अच्छे से पढ़िए। वैसे तो आपको आर्टिकल अगर अच्छे से क्लियर है तो अनुच्छेद 148 देखकर ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा। प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है उसमें, क्योंकि 148 में किसका प्रावधान है उसे देखकर आप आंसर कर सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 1948 में मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? श्री वी अली, श्री लीलाधर जोशी, श्री एस पटवर्धन, श्री जीवाजी राव सिंधिया। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, समय ले लीजिए आपका और आंसर करिए फिर। किसे 1948 में मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए कमेंट करके आंसर आपका। देखते हैं आंसर क्या आया इसका। श्री लीलाधर जोशी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? 24 दिसंबर 1993, 26 जनवरी 1993, 24 जनवरी 1993, 26 जनवरी 1994। स्क्रीन क्लियर, पढ़िए प्रश्न आराम से और आंसर करिए। कब स्वीकृति प्रदान की राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1994। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री या राज्यपाल? किसके पास क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है मध्य प्रदेश राज्य में? क्या होगा सही आंसर? राज्यपाल के पास शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं, हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं। देखते हैं प्रश्न। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री। किसके द्वारा अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS, मैक, कंपाइलर और लिनक्स। लीजिए आपका टाइम, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। 50 प्रश्न और यहाँ पर भी आप कमेंट करके बताइएगा 50 में से कितने सही कर पाए हैं आप। कमेंट में बताते चलिएगा कितने सही हुए, ताकि कंपटीशन पता चले बच्चों को कि कौन कितना सही करते हुए जा रहा है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन बच्चा कितना सही कर पा रहा है प्रश्नों को और कितना कंपटीशन का सामना करना है हमें। क्या होगा इसका सही आंसर? 51 का कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें। इसमें आपको पूरी 10 की 10 यूनिट और उनसे संबंधित सारे टॉपिक कवर करके प्रश्न बनाए गए हैं पेपर में, हूबहू आयोग के पैटर्न पर आधारित है। बस इतना है कि थोड़े लंबे चौड़े वाले प्रश्न कम रखे हैं, क्योंकि पेपर आपको फिर लेंदी लगेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कथन, कारण और
सुमेलित करना, ये काफ़ी लंबे चौड़े प्रश्न हो जाते हैं। देखते हैं 52वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से जाना जाता है? IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16। पढ़िए प्रश्न और आंसर करिएगा। क्या होगा सही आंसर? मोबाइल चलाते हैं आप, अपने वाईफाई लैन कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं मोबाइल में तो आपको दिखेगा कि वाईफाई किस पे काम करता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी IEEE 802.11, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक या तकनीकों का उपयोग होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग तकनीक, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। किसका, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्निक का उपयोग होता है चैट जीपीटी में? एक प्रश्न आया था, चैट जीपीटी किस कंपनी ने तैयार किया है, डेवलप किया है, किसने किया है बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक दोनों का उपयोग किस में होता है? चैट जीपीटी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस का वर्ष है? किस वर्ष स्थापना हुई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की? 1976, 1986, 1996, 2006। सब छः छः आ रहे हैं, बताइएगा कब स्थापना हुई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की? क्या होगा इसका सही उत्तर? 1976 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा प्रश्न है पढ़ने में। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था, उसे कहते हैं ASCII, ISCII, यूनिकोड और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन क्लियर कर दी है। पढ़िए प्रश्न को और सोचिए, आंसर करिए। क्या होगा सही आंसर इसका? ISCII, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। HTTP का पूरा नाम पूछा गया आपसे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोग्राम है, सॉरी पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। एक बार फिर देख लेते हैं। HTTP का पूरा नाम पूछा गया है, ऑप्शन ए में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फिर हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा पहली बार में गलती कर दी गई थी। इसी तरह एग्ज़ाम में भी कभी कभी होता है। अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर करिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। कूट दिए गए, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, कोई सही नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। 57 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पढ़िए और आंसर करिए। क्या आंसर होगा इसका? 57 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही हैं।
अगला प्रश्न है 58 नंबर पर, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नेम। स्क्रीन हो चुकी है क्लियर, आपका टाइमिंग शुरू होता है। पढ़िए प्रश्न और आंसर करिएगा, क्या आंसर होगा? ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ABCD। चुनिए आंसर और बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम हो जाएगा इसका सही उत्तर, मतलब ऑप्शन डी। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? फिशिंग हमला, DOS हमला, SQL इंजेक्शन हमला, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्क्रीन हो चुकी है क्लियर, प्रश्न आपके सामने साफ सुथरी स्थिति में है। पढ़िए और आंसर करिए दोस्तों, क्या आंसर होगा? क्लास को शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्तों, सहपाठियों को, मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी अपने आप को जज करने का समय मिलेगा इन प्रश्नों के माध्यम से कि वो कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिशिंग हमला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना खालिस्तान में द्वारा की गई थी? US बिल गेट्स, US लेरी पेज और सर्गे ब्रिन, ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स, ऑस्ट्रिया लेरी पेज और सर्गे ब्रिन। चारों में से आपको दो खालिस्तान दिए गए हैं, उसमें एक तो देश का नाम है और संस्थापक का नाम है, वो बताना है। गूगल सर्च कंपनी, क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? US में, और किसके द्वारा? लेरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा गूगल सर्च इंजन की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, 61 पे चलते हैं। अब आ चुके हैं आपके पास यूनिट 10 के प्रश्न, जनजातियों पर आधारित। पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया और किकरिया है? भील, गोंड, कोरकू, बेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 61, जनजाति के गोत्र पूछे गए हैं। कौन सी जनजाति के कानबी, कटारा, कनासिया और किकरिया नामक गोत्र है? भील के, गोंड के, कोरकू के या बेगा जनजाति के? किसके गोत्र हैं कानबी, कटारा, कनासिया, किकरिया? तो ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के गोत्र है कानबी, कटारा, कनासिया, किकरिया। किसके? भील जनजाति के। कौन से गोत्र भील जनजाति के? कानबी, कटारा, कनासिया, किकरिया। किस जनजाति के? भील जनजाति के, कानबी, कटारा, कनासिया, किकरिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रावधान जो जनजातियों के लिए है उससे संबंधित टॉपिक आपके यूनिट 10 में, वहीं से यह प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 का। पढ़ लीजिए ध्यान से और ये अनुच्छेद याद भी कर लीजिएगा। जो प्रश्न है वो अनुच्छेद की व्याख्या है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपको मेंस में मिल सकता है। सीधा एक अनुच्छेद दे देंगे और पूछेंगे इसमें क्या प्रावधान है, तो आपको मेंस में भी काम में आने वाला है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न सीधे 2 मार्क दे के चले जाते हैं आपको। सिर्फ आर्टिकल के प्रावधान लिखना होता है, आर्टिकल नंबर दे देंगे और लिख देंगे आप, तो आपको 2 नंबर का प्रश्न सीधा बन जाता है एग्ज़ाम में। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 46 सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है? 9, 11, 14 या 15? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। पढ़िए प्रश्न, आंसर करिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है?
9, 11, 14, 15 में से आपको आंसर बताना है। कितने जनजातीय विकास अभिकरण गठित किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न, गौंड जनजाति में कौन सा मध्य प्रदेश में फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति से उत्पन्न वंशज जनजातीय समूह नहीं है? थोड़ा उटपटांग प्रश्न लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति से उत्पन्न वंशज जनजाति समूह नहीं है? कोरकू, ओझा, सोलहास, प्रधान, कौन सा होगा बताना है आपको। इसका आंसर मतलब सीधे से उपजातियां पूछी गई है प्रश्न में गौंड जनजाति की, इनमें से कौन सी गौंड जनजाति की उपजाति नहीं है बताना है आपको। सीधा प्रश्न इस तरह से हो सकता था। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकू एक अलग जनजाति है। बाकी गौंड जनजाति में कौन सी? ओझा, सोलाहस और प्रधान, ये सब किससे संबंधित है? गौंड जनजाति से। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य नहीं है? लास्ट में प्रश्नों को देखना आपको जरूरी रहता है। क्या पूछा गया यहाँ पर? कौन सा नहीं है पारंपरिक नृत्य भारिया जनजाति का? बधाई, सेतम, भरम या अहिराई? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से और बताइए 65 नंबर का आंसर कि मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य नहीं है। 4 ऑप्शन में बधाई, सेतम, भरम और अहिराई दिया गया है। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, अहिराई नृत्य नहीं है, जबकि बधाई, सेतम और भरम नृत्य भारिया जनजाति में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? 46, 47, 48, 49? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 जनजातियों को हटा दिया गया था अनुसूचित जनजातियों से। उनके नाम क्या क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 जनजातियाँ 43 मानी जाती है। कब हटाया गया उनको और उनके नाम अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट। इसका आंसर बताइए, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा 46। 67 नंबर पे चलते हैं। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ियों को, सैनिकों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, बताना है आपको। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे मिलता है? खिलाड़ियों को मिलता है, सैनिकों को मिलता है, विद्यार्थियों को मिलता है या लेखकों को मिलता है? कौन प्राप्त करता है शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ? क्या होगा इसका सही उत्तर? विद्यार्थियों को मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करना है, फिर एक बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छोटा कर देते हैं स्क्रीन को पहले तो ताकि पढ़ने में आए प्रश्न। सुमेलित करना है, घोटुल के सामने भील जनजाति, भगोरिया हाट के सामने बस्तर की मुड़िया जनजाति, बेवार के सामने बेगाचक के बेगांव द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती, कर्मा के सामने पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों प्रचलित नृत्य और लोकगीत। 4 ऑप्शन ABCD के नीचे आपको गिनती दी गई है, 1, 2, 3, 4 मिलाना है आपको और बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी हो चुकी है और प्रश्न काफ़ी बारीक अक्षरों में दिख रहा होगा आपको। तो वीडियो को पास करके आप इसे मैचअप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333? स्क्रीन क्लियर कर दी आपके लिए, पढ़िए प्रश्न अच्छे से और बताइए इसका उत्तर कि राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या होगा सही उत्तर? आर्टिकल 332। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 332 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं? बेगा, भारिया, भील या कोरकू? किस जनजाति के सबसे अधिक लोग मध्य प्रदेश में हैं? 4 जनजातियां दी गई है, बेगा, भारिया, भील, कोरकू। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भील जनजाति के लोग सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न यूनिट 7 पे आ चुके हम। यूनिट 7 से सब प्रश्न है यहाँ पर। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च, ईरानियन स्पेस है यहाँ पर सी में। ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, मैंने जल्दी में पढ़ने में गलती की है, ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर आपके सामने स्क्रीन क्लियर है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आंसर गलत ना हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मानव शारीरिकी से, ये भी यूनिट 7 का प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? 12, 10, 14 या 11? कितने जोड़ होते हैं? ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, आसान प्रश्न था आपके लिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, पढ़िए प्रश्न को, आंसर करिए। वन लाइनर फैक्ट है, सीधा सीधा प्रश्न है वन लाइन का। कहाँ पर है एनजीटी का मुख्यालय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। फिर सुमेलित करने का प्रश्न, स्क्रीन को आपको छोटा करना पड़ेगी। पढ़िए प्रश्न, सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान गिर वन के सामने राजस्थान, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के सामने मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ सेंचुरी के सामने असम, काजीरंगा सेंचुरी के सामने गुजरात। 4 ऑप्शन है, एबीसीडी के नीचे गिनती दी गई है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? गिर कहाँ पर आता है? तो गिर वन आता है गुजरात में। कहाँ पर आता है? गुजरात में। बाकी आप मैच करके बताइएगा। इसी से आपका आंसर बन गया होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। गिर कहाँ पर? गुजरात में। भरतपुर कहाँ पर? राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा असम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। यूनिट 7 के प्रश्न देख रहे हैं हम। आयुष का किसका संक्षिप्त रूप है? आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। ऑप्शन बी में एलियोपैथी, एलोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। आयुर्वेद तथा एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। स्क्रीन क्लियर कर दी है, फिर से पढ़ लीजिए। आयुष का फुल फॉर्म, ये आपका मेंस एग्जाम में भी काम में आएगा। आयुष का टॉपिक आपका प्रश्न पत्र 3 जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए। आयुष का पूर्ण नाम सीधे आपको 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए प्री और मेंस दोनों के लिए लाभदायक प्रश्न है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए से आयुर्वेद, वाई से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आ चुका है आपके सामने। कौन जलवायु परिवर्तन संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेतक, हिमी संकेतक, विवर्तनिक संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन। कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76। क्या होगा सही आंसर? दीर्घकालीन परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। स्क्रीन क्लियर, पढ़िए प्रश्न अच्छे से, सोचिए फिर जवाब दीजिए। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है विश्व स्तर पर स्वीकृत भारत का?
क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारो हिल्स। नारो हिल्स आपको कहाँ मिलेगी? सतना में मिलेगी, मध्य प्रदेश के। और जैव विविधता विरासत स्थल है मध्य प्रदेश का। लेकिन यह हॉटस्पॉट स्थल नहीं है। भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थल है। चारों के नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या सौर ऊर्जा? आसान प्रश्न है आपके लिए। कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, पढ़ लीजिए। वन लाइनर फैक्ट है और आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर जल्दी से बता देते हैं आपको। क्या होगा इसका आंसर? सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, जबकि कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा ये क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है ऊर्जा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक से पढ़ लीजिए। स्क्रीन को क्लियर कर दिया आपके लिए, पढ़िए और आंसर करिए फटाफट। क्या हो जाएगा? कौन सुमेल नहीं कर रहा है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? 2005, 2003, 2006, 2009। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइएगा कमेंट करके कब बनाया गया आपदा प्रबंधन एक्ट। प्रश्न नंबर 80, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया? क्या होगा इसका सही आंसर? 2005 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उज्जैन की बाटिक प्रिंट में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखें। ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, जॉर्जेट कपड़ा। स्क्रीन क्लियर कर दी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आईएमपी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर भी। बाटिक प्रिंट जो उज्जैन का है, किस सामग्री का उपयोग करता है मुख्य रूप से? 4 ऑप्शन है, थोड़ा समय ले लीजिए, काफ़ी नया प्रश्न लगा होगा आपको। क्या आंसर होगा इसका? सूती कपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराना, राज्य में सभी ग्रामीण बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, पिछड़ी हुई जाति एवं अल्पसंख्यकों को मुफ्त प्रशिक्षण देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, बताइएगा आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य। क्या होगा इसका सही आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न वन लाइनर आसान प्रश्न। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। कहाँ है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। क्या होगा इसका सही आंसर? स्क्रीन क्लियर कर दी है, बताइए आंसर इसका कहाँ पर है? इंदौर में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्क से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? 7-8 दिसंबर 1985, 2-3 दिसंबर 1967, 4-5 दिसंबर 1971, 7-8 जनवरी 1985। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, बताइए इसकी स्थापना का आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस वर्ष स्थापना हुई? दिनांक, माह और साल सभी दिया गया है, सभी आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 7-8 दिसंबर 1985। देखते हैं अगला प्रश्न।
ओडीओपी से प्रश्न आ चुका है आपके सामने। एक जिला एक उत्पाद पर आधारित प्रश्न है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत बालाघाट जिले का उत्पाद राज्य सरकार कौन सा है? जरी जरदोजी, कालीन, चिन्नौर चावल, कृषि उपकरण। बालाघाट जिले का उत्पाद बताना आपको ओडीओपी। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिन्नौर चावल। किसका? बालाघाट जिले का। अगला प्रश्न सतत आर्थिक विकास से है। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। बताइएगा आंसर इसका। स्क्रीन क्लियर कर दी आपके लिए। सतत विकास का अभिप्राय क्या होता है? सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, कितने हैं कमेंट करके बताइएगा, वो भी हमारा टॉपिक है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास सतत विकास संबंधित है। अगला प्रश्न बैंकिंग से नाबार्ड संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। स्क्रीन क्लियर कर दी है, बताइए आंसर। क्या होगा सही आंसर इसका? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य मक्का, सोयाबीन, चना, उड़द के उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन से स्थान पर है मध्य प्रदेश राज्य मक्का, सोयाबीन, चना और उड़द के उत्पादन में? देश में किस स्थान पर आता है मध्य प्रदेश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का मक्का, सोयाबीन, चना, उड़द के उत्पादन में? तो सोयाबीन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, सोया राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो किस स्थान पर है मध्य प्रदेश? प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश में बहुतायत से बोई जाने वाली फसलें हैं? गेहूं, चना, मटर, मसूर, तुअर, सरसों, गन्ना, अलसी। अब चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। पढ़िए प्रश्न अच्छे से और आंसर करिए। मध्य प्रदेश में बहुतायत से बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, मसूर, तुअर, सरसों, गन्ना, अलसी। 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट को 4 ऑप्शन में देखिए क्या कौन सा सही होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी फसलें मध्य प्रदेश में बहुतायत से बोई जाती है। गेहूं, चना, मटर, मसूर, तुअर, सरसों, गन्ना, अलसी। यह सभी फसलें कैसी है? मध्य प्रदेश में बहुतायत से बोई जाने वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें हैं कौन सी? तंबाकू एवं मूंगफली, केला, कॉफी, मूंगफली, तंबाकू, कपास और गन्ना। पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से और फिर आंसर करिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी है? तंबाकू, मूंगफली, केला, कॉफी, मूंगफली, तंबाकू, कपास, गन्ना। क्या होगा सही आंसर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास एवं गन्ना। कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें हैं? कपास और गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर में हम आ चुके हैं। करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। सम्राट अशोक के शिलालेखों को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2025 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में। पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से और जवाब दीजिए। करंट बेसिक प्रश्न है, करंट बेस पर है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में कब शामिल किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2025 में। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य रैंकिंग जारी की। इसमें श्रेणी ए में 3 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य है कौन कौन से? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। देख लीजिए प्रश्न, स्क्रीन क्लियर कर दी है, पढ़ लीजिए अच्छे से और जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा सही आंसर? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राज राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में मध्य प्रदेश कितने स्कोर के साथ 90वें स्थान पर रहा और उसे फ्रंट रनर अग्रणी श्रेणी में रखा गया? 49.8, 30.57, 42.2, 54.7। स्क्रीन क्लियर, प्रश्न पढ़िए, आंसर करिए। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42.2। 94 नंबर प्रश्न है, विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? रोजगार, आय और न्याय, ज्ञान, उत्सुकता और कृतज्ञता, कृषक, गरीब और सतत विकास, सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आईएमपी लगा लीजिए इस पे तो, वेरी वेरी आईएमपी ठोक डालिए। कौन से 3 स्तंभ है विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 दृष्टि पत्र जो जारी किया गया है उसके 3 स्तंभ किसे बनाया गया है? क्या होगा इसका आंसर? सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य 6 साफ पानी और स्वच्छता में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 67, 87, 56, 49। पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से और जवाब दीजिए। कितना स्कोर किया, कितने अंक प्राप्त किए हैं? सही उत्तर होगा 87। अगला प्रश्न है, सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, पणजी, हैदराबाद। कहाँ पर हुआ सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। किस स्थान पर रहा भारत विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में? इसका सही आंसर क्या होगा? 8वें स्थान पर रहा। 98 नंबर क्वेश्चन, चोरी हुई मल्ल युग की लकड़ी की कलाकृति किस देश ने नेपाल को प्रत्यावर्तित की है? कनाडा, जापान, भारत या ब्रिटेन। चोरी हुई मल्ल युग की लकड़ी की कलाकृति किस देश ने नेपाल को प्रत्यावर्तित की है? कनाडा ने, जापान ने की, भारत ने की या ब्रिटेन ने की। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन। सॉरी, स्क्रीन थोड़ी हिल चुकी है। ऑप्शन डी ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रिजर्व आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्या कहा है? गोल्डी लॉक्स अवधि, सिल्वर लॉक्स अवधि, डायमंड लॉक्स अवधि या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा? ये प्रश्न बन सकता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी है। किस क्रम के गवर्नर है? पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। किस क्रम के गवर्नर हैं ये भी डालिएगा और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स अवधि हो जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है,
सिप्ला द्वारा घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन सी स्टेम सेल आधारित थेरेपी लॉन्च की गई है? ऑस्टियोस्टेम, सिप्लोस्टेम, आर्थरियोस्टेम, एक्सोस्टेम। स्क्रीन क्लियर कर दी है आपके लिए। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्टियोस्टेम लॉन्च किया है सिप्ला ने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। स्टेम सेल आधारित थेरेपी जो है उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ऑस्टियोस्टेम रखा है। ये थे दोस्तों, ये आपका मॉडल पेपर बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर आधारित पेपर है और काफ़ी अच्छी तरह से आपको पूरा मौका दिया गया आंसर करने का। आपका जितना भी स्कोर बना हो, कितने सही कितने गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।